नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के दौरान मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। 1 महीने का काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में और दक्षिण कोरिया में एशियन एयरगन प्रतियोगिता में कल भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 22 हुई। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने गर्मजोशी से की गई मेजबानी के लिए इंडोनेशिया की जनता, सरकार और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्व नेताओं के साथ वार्ता की और प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। कल G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भारत को समूह की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को G20 अध्यक्षता मिलना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसी, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं को आश्वासन दिया कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी और भारत ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि G20 नए विचारों और सामूहिक कार्रवाई को गति देने के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के सदस्य देशों ने बाली घोषणा पत्र स्वीकार किया और वर्तमान संकट तथा तनाव के कारण वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने जीवन बचाने, भुखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। G20 के सदस्य देशों ने सतत कृषि व्यवस्था बनाए रखने तथा खाद्य प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए व्यापक बदलाव का आह्वान किया। इस घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने वैश्विक खाद्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी तरह के उपाय करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। सदस्य देशों ने कहा कि वे वैश्विक स्तर पर बढ़ रही महंगाई और अनाज तथा उर्वरक की कमी जैसी खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को कार्यशील बनाए रखने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी समर्थन किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी के नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ हरित अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। जर्मनी के चांसलर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने रक्षा सहयोग मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में ऊर्जा, रक्षा, आर्थिक भागीदारी, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के साथ ही शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात में भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के उपायों पर भी बातचीत की।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त होगी। अब तक 719 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का भी आज अंतिम दिन है। इस बीच निर्वाचन आयोग राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों में लगा है। एक रिपोर्ट। आम लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य भर में अवसर लोकशाही का अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी से खास बात करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि जिस क्षेत्रों में कम मात्रा में मतदान हुआ उन मतदान क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए 2022 पोलिंग स्टेशन हमें फाइनल किया है। इसमें एवरेज वोटर टर्नआउट हुआ था 49% है। सो ये 49% को इस इलेक्शन में हम लोग 65% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कम मतदान हुआ था। आयोग ने लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बूथ जागरूकता समूह भी बनाए हैं। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि उड़ानों के दौरान मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब विमान यात्रा के दौरान उद्घोषणाओं में केवल ये उल्लेख होगा कि कोविड संक्रमण की आशंका को देखते हुए यात्रियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। किसी प्रकार के जुर्माने या दंडात्मक कार्रवाई का विशेष उल्लेख उद्घोषणा में नहीं होगा। नेशनल मास्टर प्लान और प्रधानमंत्री गतिशक्ति संस्थागत ढांचे के माध्यम से पिछले एक वर्ष में 250 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री गतिशक्ति के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। निदेशालय के 3 अधिकारियों की टीम रांची पहुंच गई है। मुख्यमंत्री से पूछताछ और बयान रिकॉर्ड कराने के लिए रांची में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 200 से अधिक सवाल तैयार किए हैं। काशी तमिल संगमम आज वाराणसी में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने के इस कार्यक्रम का शनिवार को औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश के 2 महत्वपूर्ण शिक्षण पीठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संपर्कों को नए सिरे से स्थापित करना है। काशी तमिल संगमम के प्रतिनिधियों को लेकर तमिलनाडु से आने वाली पहली ट्रेन कल देर रात काशी पहुंचेगी, जहां उसके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस संगमम के दौरान 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से 12 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 दिनों के भ्रमण पर काशी आएंगे। इस संगमम के दौरान वो काशी की प्रसिद्ध जगहों के अलावा वाराणसी और अयोध्या भी जाएंगे। इसके साथ ही सेमिनार, लेक्चर और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के अलावा स्थानीय साथियों से भी संवाद करेंगे। पूरे संगमम के दौरान 1 महीने तक दोनों ही क्षेत्रों के वस्त्रों, हस्तशिल्प, एक जिला एक उत्पाद के किताबें, डॉक्यूमेंट्री, खान पान, कला संस्कृति, इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मध्य एशियाई देशों का युवा प्रतिनिधिमंडल आज भारत यात्रा पर आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 7 दिन की इस यात्रा में भारत की पहल पर हो रही है। इस वर्ष जनवरी में पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य एशियाई देशों से 100 सदस्यों के युवा प्रतिनिधिमंडल की वार्षिक भारत यात्रा का निर्णय लिया गया था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक पहले निजी विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के प्रक्षेपण के समय से वे कल श्रीहरिकोटा में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण से कम लागत पर उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं की शुरुआत होगी। दूसरे पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कल मेघालय में संपन्न हो गए। इस स्पर्धा में 88 स्वर्ण सहित कुल 240 पदक जीतकर मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा। असम 203 पदकों के साथ दूसरे और अरुणाचल प्रदेश 39 स्वर्ण पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान मेघालय चौथे स्थान पर रहा। और खेल जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ हैं श्रीराम शर्मा। कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कल दूसरे दिन भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इस चैंपियनशिप में भारत के 22 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 34 पदक हो गए हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रिधम सांगवान ने भारत की ही पलक को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सीनियर और जूनियर दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक हासिल किए। शिव नरवाल, नवीन और विजयधर सिंधु की सीनियर पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया। बैडमिंटन में भारत की अन्वेषा गौड़ा ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। कल सिडनी में अन्वेषा ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की पी एलियसिया को हराया। दूसरे दौर में अन्वेषा का सामना मलेशिया की गोहो जिनवेई से होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालय से चलने वाली उत्तर पश्चिम हवाओं से गंगा के मैदानी इलाकों में तापमान गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लाहौल स्पीति, मनाली और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरी है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। भारत को G20 की अध्यक्षता आज के अखबारों की सबसे बड़ी खबर है। अमर उजाला लिखता है, दुनिया को हमसे है उम्मीदें, पीएम ने कहा ये युद्ध का समय नहीं। हिंदुस्तान ने लिखा है, बाली में गूंज, आज का युग युद्ध का नहीं। दैनिक भास्कर ने घोषणा पत्र में मोदी के इस बयान को जगह मिलने को अहमियत दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, भारत G20 का कैप्टन, गर्व का पल। ब्रिटेन ने भारतीयों के लिए हर साल 3000 वीजा की घोषणा की। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, मोदी सुनक की मुलाकात के बाद भारत के लिए खोला नया रास्ता। लोक सत्य लिखता है, प्रधानमंत्री की बाली में 9 द्विपक्षीय मुलाकातें। हरिभूमि ने मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ शीर्षक से राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन को मुख्य पृष्ठ पर विस्तार से दिया है। जनसत्ता ने राजस्थान कांग्रेस का संकट शीर्षक से प्रभारी पद छोड़ने की अजय माकन की इच्छा को महत्व दिया है। जनसत्ता ने फैसला शीर्षक से विशेष आलेख मुख्य पृष्ठ पर दिया है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पेंशन के लिए अस्थायी कमीशन, वायुसेना की 32 पूर्व महिला अधिकारियों के मामले में खुली नई राह। लोक सत्य और राष्ट्रीय सहारा ने 80,000 रेलकर्मियों की पदोन्नति की खबर के साथ लिखा है, प्रतिभा के बेहतर इस्तेमाल को अवसर मिला। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शेयर बाजार कल दूसरी बार 62,000 की सर्वोच्च ऊंचाई पर बंद हुआ। नासा का मून मिशन शुरू, तीसरे प्रयास में चांद की कक्षा में भेजा शक्तिशाली रॉकेट 25 दिन में 20 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। हिमाचल प्रदेश में कल रात आए 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके कुछ अखबारों ने दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के दौरान मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। 1 महीने का काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।